हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए दैनिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की, जिसके अंतर्गत कल लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने ये देखा था कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ उपकरणों की बात करी थी, जो आपको मैं बता दूं एक बार वापस से कि आपका सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को फिर वापस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश दोनों में, फिर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और आज की क्लास नंबर 13 के अंदर अपन ये देखेंगे कि शक्ति यानी कि पावर क्या होती है, और पावर के जो मात्रक है उनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। इसके बाद में कुछ सामान्य जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ गुण भी होते हैं, उन गुणों के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, शक्ति यानी कि पावर। किसकी बात करेंगे? शक्ति यानी पावर की बात करेंगे। तो लिखिएगा शक्ति, इसकी बात करेंगे शक्ति यानी कि पावर की। तो पावर जो है उसका मतलब होता है कि कार्य करने की। देखो कार्य क्या होता है, आपको बता ही दिया था कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु विस्थापित होती है। उसके विस्थापन और बल का जो गुणनफल होगा उसे कार्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर यानी कि प्रति सेकंड आप कितना काम कर रहे हैं, पर आवर आप कितना काम कर रहे हैं, पर डे आप कितना काम कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य करने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो दर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और अब इसे समझने के लिए मान लो कि यदि कोई W कार्य को T समय में करता है, यदि कोई W कार्य को T समय में करता है तो P यानी कि पावर शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। समझ में आ गई बात? आप इसे ये भी लिख सकते हैं W अपॉन में T। इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? आपका शक्ति गुणा समय। एक ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। समझ में आ गई बात? तो बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कार्य का मतलब होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य, और फिर बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कितनी देर तक काम कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। और कार्य करने की दर क्या है? अब कैपेसिटी की किसी की 2-4 दिन लगातार करने की हो सकती है काम, लेकिन वो करे धीरे 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 आराम से। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है, क्षमता तो ज्यादा है, लेकिन जो उसके कार्य करने की दर है, स्पीड है, वो बहुत ही लो हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जैसे होता है ना
कि कुछ लोग जो 100 पेज की किताब है उसको 4 दिन में पूरी कर जाएंगे, दिन के 25 पेज के हिसाब से। अब कोई होगा जो दिन में ही 100 पेज कर लेगा, ठीक है। तो बताइए किसकी जो है क्षमता ज्यादा किसकी है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा किसकी है? कार्य करने की क्षमता तो ज्यादा पहले वाले व्यक्ति की है जो 4 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन कार्य करने की दर किसकी ज्यादा है, स्पीड किसकी ज्यादा है? तो पहले वाले व्यक्ति की जो एक दिन में ही 100 पूरे पत्ते कर जा रहा है। समझ में आ गई बात? यही होता है कार्य और शक्ति के अंदर अंतर, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये शक्ति है, जो पावर है, इस पावर के मात्रक की, तो लिखेंगे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। वाट होता है। तो शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? ऐसा ही मात्रक है, वाट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वाट का मतलब हो गया जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? इस वाट को आप ये भी कह सकते हो कि 1 जूल कार्य जब 1 सेकंड में किया जाता है तो उसी को कहा जाता है आपका 1 वाट। समझ में आ गई बात? तो वाट का मतलब है जूल प्रति सेकंड। क्लियर? चलिए अब इसके अन्य मात्रकों की भी बात कर लेते हैं। तो अन्य मात्रक यानी कि अदर यूनिट्स जो अपने काम की है, अदर यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, और वो है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो उससे पहले तो आप लिखिए इसके अन्य मात्रक कौन कौन से हैं। तो अन्य मात्रक है एक तो आपका अर्ग। क्या होता है? अर्ग प्रति सेकंड। ठीक, चलो अर्ग प्रति सेकंड। या फिर आप कह सकते हैं एक और है इसका, क्या? हॉर्स पावर, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे अश्व शक्ति। लिख लीजिएगा अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति। और इसके अलावा किलोवाट है, मेगावाट है, ये भी याद रख सकते हैं। तो किलोवाट या फिर मेगावाट। ठीक है, तो देखिए अन्य मात्रा कौन कौन से? अर्ग प्रति सेकंड कह सकते हैं, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, मेगावाट, किलोवाट, ये सभी। आगे लिखेंगे अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा, वो आ जाती है कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। 1 अश्व शक्ति। अब 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये ध्यान रखना, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसके बाद में 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट के बराबर कितना होता है? 1000 किलोवाट। कितना होता है? 1000 किलोवाट। ठीक है, कितना होता है? 1000 किलोवाट। और अगर आपको ये तो जानकारी होगी ही कि 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। तो 1000 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1000 यानी 10 की पावर 6 वाट। समझ में आ गई बात? कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 वाट होता है। और 1 किलोवाट पर आवर बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट घंटा होता है, जिसे अपन यूनिट कहते हैं। 1000 वाट घंटा। ठीक, 1000 वाट घंटा हो जाएगा। और इसके बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट और 10 की पावर 6 वाट। 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1000 वाट घंटा, और 3.6 इंटू 10 की घात 6, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब
इस शक्ति टॉपिक को भी समझ गए होंगे। तो इसको आप एक बार जो है जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सेकेंड। ओके, चलिए, तो अब इसको आप समझ गए हैं। आगे अब अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिक्स के अंदर टॉपिक आता है कि पदार्थों के सामान्य गुण, जैसे प्रत्यास्थता हो सकती है, हुक का नियम इसके अंदर आता है, प्रतिबल आता है, इनके बारे में बात करेंगे। उत्प्लावकता आती है जिसे अपन विस्कोसिटी कहते हैं, अपनी श्यानता आती है, ठीक है, बायोन्सी फोर्स आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे अब हेडिंग पदार्थों के सामान्य गुण, पदार्थों के सामान्य गुण, ठीक है, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर? चलिए, सबसे पहली जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है वो आ जाएगी आपके प्रत्यास्थता। कौन सी आ जाएगी? प्रत्यास्थता के बारे में बात करेंगे। प्रत्यास्थता, जिसे अपन इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो लिखेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। चलो, अब जानते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। बेसिकली प्रत्यास्थता होती क्या है? प्रत्यास्थता का मतलब केवल इतना है कि अगर आप किसी वस्तु को जो है किसी भी कारण से क्या करते हो, मान लीजिए बल लगा दिया आपने। अब बल लगाने पर क्या होगा कि उस वस्तु का जो आकार होगा उसके अंदर, उसके रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, विकृति आती है। अब जैसे ही उसके आकार में परिवर्तन आएगा और अब आपने क्या करा, बल हटा दिया, तो बल हटाते ही वह वापस से पुनः अपने आकार में चली जाती है जिस आकार में वो पहले थी। तो वस्तु का पुनः अपने ही आकार में चले जाना या उस विरूपक बल के हटते ही किसी भी परिवर्तन से रुक जाना और वापस अपने सामान्य अवस्था में आ जाना ही आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपके सामने उदाहरण देकर के समझाता हूं। मान लीजिए ये कॉपी है, इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया। अब ये मुड़ तो इसलिए रही है, बेचारी मजबूर है इन दोनों हाथों की वजह से, है ना। ये हाथों की जो उंगलियां इसको क्या कर रही है, दबा रही है। अब इसका आकार ऐसा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं ये बल से छोड़ूंगा, देखो ये बल जैसे ही मैं यहां से हटाऊंगा तो ये देखिए अभी तो ऐसे है, अब ये बल हटाए, देखो कॉपी वापस से क्या हो गई, अपनी सामान्य अवस्था में आ गई है। तो कॉपी का वापस से सामान्य अवस्था में आना, ये इस जो कागज है इसके ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक है उसकी गुण है। उसका कौन सा गुण? यही कहलाता है प्रत्यास्थता गुण। कौन सा गुण है इसका? प्रत्यास्थता गुण है या इलास्टिसिटी है। समझ में आ गई बात? जैसे आप देखते होंगे कि रबड़ को आपने खींचा तो खींचने पर वो लंबा होता है, लेकिन जैसे छोड़ते हो वापस छोटा हो जाता है ना। इसी प्रकार से आपने कई चीजें ऐसी देखी होगी, जैसे लकड़ी देख लीजिए आप, जो एकदम अभी जस्ट तोड़ी गई हो, ताजी लकड़ी जो है आप पेड़ से तोड़ोगे, उसको आप ऐसे मरोड़िए, वो ऐसे रहेगी लेकिन छोड़ते ही वापस सीधी हो जाती है। वो अलग बात है कि अगर आपने ऐसे पकड़ के रखी और वो सूख जाएगी तब वो उसी रूप में रह जाएगी। समझ में आ गई बात? तो यही सब आपके क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थता के गुण है। प्रत्यास्थता के उदाहरण आपको समझा दिए। अब आप इसके अंदर लिखेंगे कि प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु अपने, जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित, वो अपने ऊपर आरोपित, आरोपित
विरूपक बल, आरोपित विरूपक बल, आरोपित विरूपक बल के प्रभाव में, आरोपित विरूपक बल के प्रभाव में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगने वाला कोई भी जो विरूपक बल है, विरूपक बल का मतलब जो उसके रूप के अंदर विकृति उत्पन्न करेगा, विरूपक बल जो है उसका क्या करती है, किसी भी परिवर्तन का वो विरोध करती है, करते हैं नहीं, करती है ना, करती है। समझ में आ गई बात? यही है आपका क्या, प्रत्यास्थता। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको हुक का नियम बता देता हूं, तब तक मैं भी चेक कर लूं एक बार। ओके, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी से करेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं प्रत्यास्थता के बाद में हुक का नियम। लेकिन हुक के नियम को समझने के लिए हमें एक नई टर्मिनोलॉजी प्रतिबल को समझना होगा। तो पहले आप लिखेंगे प्रतिबल के बारे में। चलिए, प्रतिबल, प्रतिबल वैसे आपका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसी के इक्विवेलेंट है। तो प्रतिबल का मतलब होता है कि पिंड के ऊपर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बल है, उसी बल को अपन क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो पिंड पर आरोपित प्रति एकांक लिखेंगे, पिंड पर आरोपित, पिंड पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर अब प्रतिबल का मतलब ही ये है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है उसे अपन प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा फोर्स यानी बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर? क्यों? अरे भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि एफ अपॉन में ए, तो बल बटे क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, प्रतिबल के बराबर ही होगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और प्रति के लिए आप डैश मतलब वही ऑब्लिक लाइन खींचोगे, सीधी सी बात है। और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है इसका मात्रक, किसका, आपके प्रतिबल का। प्रतिबल को आप जो स्ट्रेस, जो आप आजकल है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस में जा रहे हैं। कोटा जैसे शहर में जहां आप एक IITN और एक आप NITN और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते थे, बड़े इंजीनियर बन सकते थे, वहां जाकर के बच्चे जो स्ट्रेस जैसे शब्द में पढ़ रहे हैं और मौत के घाट उतर रहे हैं, तो वो जो शहर का या किसी और का दोष नहीं है, उसमें बच्चा खुद स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। तो ये स्ट्रेस वही है, देखो उसके दिमाग पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तनावों में आ रहा है, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तनावों में आ जाता है कि हमारा अब पता नहीं क्या होगा। अरे जिंदगी कोई एग्जाम से थोड़ी डिसाइड होती है, अरे जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, अभी तो एक केवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ इतने टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा
टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको भी यही समझाना चाहता हूं कि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो अब ये नहीं कि बस यही एक भर्ती है, नहीं भाई, आगे और भी भर्ती आ सकती है। अभी बस मस्ती से पढ़ो, कुछ चीजें जानने के लिए पढ़ रहे थे, सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आगे पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी रहना। अरे जिंदा हो तभी तो कुछ आगे करोगे, जिंदा ही नहीं हो, अरे भाई अपना खुद का जीवन है तो ही आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो कुछ काम की चीजें हैं। जब अपन ही नहीं रहे तो फिर जग का क्या लेना देना। समझ में आई बात? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। ये स्ट्रेस नाम की जो है, इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया प्रतिबल के ब्रैकेट में इंग्लिश में, क्यों नहीं लिखवाया स्ट्रेस, कि आधे तो इस स्ट्रेस को पढ़ के स्ट्रेस में आ जाएंगे तो नहीं आना स्ट्रेस में, मौज मस्ती के साथ में और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन हो जावे तो भगवान की इच्छा, नहीं हो जावे तो भी भगवान की इच्छा, आगे कुछ अच्छा लिखा होगा। क्यों लोड लेना, क्यों जीवन में टेंशन लेना, नहीं लेना टेंशन, मस्ती से पढ़ो। अब देखिए, जब अपन ने प्रतिबल को समझ लिया तो अब अपने पास एक बहुत अच्छी चीज आ जाती है और वो है हुक का नियम। लिखिए, हुक का नियम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हुक्स लॉ। क्लियर? चलिए अब हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक का नियम क्या कहता है? अपन ने अभी जस्ट पीछे देखा था कि एक प्रत्यास्थता होती है, तो प्रत्यास्थता की भी एक सीमा होगी ना। किसी भी चीज को आप फोर्स लगा करके वापस छोड़ोगे तो वापस वो अपनी सामान्य अवस्था में आए, इसकी भी तो एक लिमिट होगी। ऐसा थोड़ी है कि रबड़ खींचते ही जाओ, बोले कुछ नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा, ये खींचो भले कितना ही, ये अपने बस आकार में लंबाई में बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं होगा, और जैसे छोड़ोगे वापस आएगा। नहीं भाई, एक लिमिट है, वहां तक अगर आप रबड़ को खींच रहे हो तब तक तो वो सहन कर लेगा। जब आउट ऑफ लिमिट चले गए, आपने उसकी सीमाओं को पार कर दिया, सीमाओं का उल्लंघन करते ही वो रबड़ अपने साथ को छोड़ देगा और टूट जाएगा। तो हुक का नियम यही कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अगर अपन ने जो है किसी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति है, उस विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो आप बल लगा रहे हो वो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके अंदर जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसके। लेकिन कब तक, जब तक आप प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहते हो। सीमा क्रॉस करते ही तो विकृति तो रहेगी नहीं, वो तो टूट के खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर आगे कैसे अनुक्रमानुपाती होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? समझ में आई बात? तो हुक के नियम में लिखेंगे आप सभी लोग कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु, भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, यानी कि आपका विकृति का मतलब समझ सकते हैं ना, उसके आकार में परिवर्तन। तो विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल पर लगाए गए प्रतिबल, यानी स्ट्रेस, प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब आगे आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात को, कि प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके? विकृति के। समझ में आ गई बात? तो ये लिख लीजिए कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। तो हुक्स का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी भी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति है वह उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज आप जो है अब समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए आज के लिए अपन जो है यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और अगली क्लास को थोड़ा सा लंबा रखने का प्रयास करेंगे, या फिर आप खुद भी जो है अपनी इच्छा अनुसार कमेंट करके बता सकते हैं कि लंबी क्लासें रखने का बेनिफिट है या आप जो है 30 से 35 मिनट तक की क्लास रखें। ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग चाहते क्या है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है, हमारा काम तो पढ़ाना है। आप लोग जिस प्रकार से बताएंगे उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।